हाँ तो दोस्तों, मैं सौरभ साहू आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, अपन लास्ट लेक्चर में डायमेंशन तक खत्म कर चुके थे। अगर आपने पुराने दो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, स्पेशली लास्ट वाला जिसमें मैंने डायमेंशन को ईजिली वे में कैसे याद रख सकते हैं बताया था। आज अपन इस लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, डायमेंशन करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला एंड पीवाईक्यू करेंगे। जितने हो सकते हैं उतने पीवाईक्यू करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस से भी बहुत सवाल आते हैं मेंस और एडवांस में भी। इस साल भी एडवांस में सवाल आया था इससे। अभी मैं आपको वो कराऊंगा, आप खुद बोलेंगे ये कोई सवाल था, आप खुद वो सवाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं देख रहा हूँ को बिल्कुल लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए और कमेंट में पूछिए। जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। प्लीज़ आप कमेंट में थोड़ा एक्टिव होइए और बताइए मुझे कैसे क्या करना चाहिए। और मैं डीपीपी सॉल्यूशन अपलोड करने का सोच रहा था, तो आप इसमें भी मुझे बताइएगा, अपनी सजेशन दीजिएगा कि कैसा क्या करना है। तो थैंक यू दोस्तों सपोर्ट करने के लिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपन शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा। ये 2019 में इसका क्वेश्चन है। क्या लिखा है क्वेश्चन में? द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन एसआई यूनिट इज 128 ग्राम पर मीटर क्यूब। जो एसआई यूनिट में जो डेंसिटी है उसने क्या दे के रखी है? 128 किलो ग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है। इन अ सर्टेन यूनिट इन विच द यूनिट ऑफ लेंथ। ये देखिए वही सवाल लगाया है जो अपन ने स्टार्टिंग में यूनिट ऑफ कन्वर्जन में वो करा था। ठीक है। तो क्या कह रहा है? इन इन सर्टेन यूनिट इन विच द यूनिट ऑफ लेंथ। उसने देखिए यूनिट चेंज कर दिया और खुद का एक यूनिट बताया है, जिसमें वो लेंथ की यूनिट को क्या बोल रहा है? वन यूनिट ऑफ लेंथ को वो बोल रहा है 25 सेंटीमीटर। ठीक है। और यूनिट ऑफ मास, एक यूनिट ऑफ मास को वो क्या कह रहा है? यूनिट ऑफ मास को उसने भाई ने बोला है 50 ग्राम। ठीक है भाई साहब। अब वो पूछ रहा है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मटेरियल। देखिए डेंसिटी उसने देके रखी है, ये एसआई में देके रखी है। ये भाई ने खुद बोला हुआ है एसआई यूनिट्स में दी है। और वो इसमें डेंसिटी जानना चाह रहा है, इस यूनिट में डेंसिटी क्या होगी। तो मैंने आपको इसका कंसेप्ट क्या बताया था कि कभी यूनिट कन्वर्जन का सवाल है आपको क्या लगाना है? N1U1 बराबर N2U2। याद कीजिए मैंने आपको मास का एग्जांपल दिया था कि मास सेम रहेगा, चाहे आप मास को एसआई में 1 किलो बोलो या अपना सीजीएस में उसको 1000 ग्राम बोलो, बात सेम ही है। ठीक है ना। यूनिट चेंज हो जाने से फिजिकल क्वांटिटी नहीं बदलती है, इस बात को आप समझिए। मैग्नीट्यूड वेरी कर सकता है, यूनिट वेरी कर सकती है, पर रहेगी वो सेम। यानी एन यू का जो प्रोडक्ट है वो आपका कांस्टेंट रहेगा। अगर आप यूनिट को छोटा करते हैं तो न्यूमरिक में मैग्नीट्यूड उसका बढ़ जाएगा, और मैग्नीट्यूड को छोटा करते हैं, समझ आ रहा है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक को बढ़ाओगे तो दूसरा कमेगा, दूसरे को बढ़ाओगे तो पहला कमेगा। अगर आप यूनिट छोटा करोगे, जैसे कि यूनिट में ग्राम कर रहा हूँ, तो ये देखिए एन की वैल्यू बढ़ रही है, 1000 हो गई है। और अगर मैं इसको यूनिट को बढ़ाता हूँ, जैसे मैं केजी कर रहा हूँ, तो ये देखिए घट रहा है। अरे आपको बात समझ में? एन यू अपना कॉन्स्टेंट है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस हर क्वेश्चन में आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है। N1U1 बराबर N2U2। किसी भी सिस्टम में जरूरी नहीं है एमकेएस हो, एमकेएस यहाँ कोई भी एक सिस्टम, यहाँ एमकेएस हुआ, सीजीएस हुआ, और ये भले ही वो कोई वो अपने से बना दे, जैसे इस क्वेश्चन में उसने खुद से सिस्टम बनाया है। किसी भी सिस्टम में ऑन अ पर्टिकुलर सिस्टम N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना, ये यही लगाना है। लगाइए आप N1। ये हाँ मैं ऐसा ही सिस्टम का लिखता हूँ। N1 उसने दिया 128 kg पर मीटर क्यूब। ये N1 हो गया, ये आपका N1 हो गया, और ये आपका U1 हो गया, बराबर N2 जो अपन को निकालना है, यानी N2 यानी ये। इसको मैं डेंसिटी के मैग्नीट्यूड को N2 बोल रहा हूँ। और इसमें उसने देखिए मास के यूनिट डेंसिटी क्या होती है? मास बटा वॉल्यूम, यानी LQ। तो मास मास भाई ने किस में देके रखा है? 50 ग्राम। और एल का क्यूब 25 सेंटीमीटर। 25 का क्यूब होगा कि सेंटीमीटर का क्यूब होगा? होल पूरे का क्यूब 25 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था ये पूरे का क्यूब होता है। ठीक है। बस सॉल्व कर दीजिए। अभी ये कट नहीं सकता क्योंकि केजी ग्राम है, यूनिट आपको सेम करनी होगी, तो मैं इसको सेम कर लेता हूँ। 128 kg आपका 1000 ग्राम के बराबर होता है। 1 मीटर आपका 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और इस पूरे का है क्यूब, बराबर N2। 50 ग्राम 25 सेंटीमीटर, इस पूरे का क्यूब। क्या करना है? बस काटना है। ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये एक जीरो से एक ये जीरो कैंसिल, 5 से ये 2, और ये जीरो टाइम ऊपर बचा 128 इंटू 20।
नीचे है आपका 100 × 100 × 100 सेंटीमीटर क्यूब बराबर N2/25 × 25 × 25 सेंटीमीटर क्यूब। अरे बात समझ में, ये साला पेन 25 × 25 सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब। ये 25 से ये 100 4 बार में कटा, ये 25 से ये 100 4 बार में कटा, ये 25 से ये 100 4 बार में कटा। बस हो गया सॉल्व। और काट लो, 4 से ये 5 बार में कटा, 4 से ये 3 और ये 2, है ना। और 4 से ये 8 बार में, देखिए सब कट कटा कटा गया। यहाँ पे N2 की वैल्यू आई है, क्या बचा यहाँ 8 और 5, 8 × 5, आंसर है आपका 40। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 40। हाँ तो दोस्तों ये भी 19 का क्वेश्चन हैगा। एक्सप्रेशन फॉर टाइम इन टर्म्स ऑफ जी एच एंड सी इज प्रोपोर्शनल टू। तो ठीक है, वो क्या पूछ रहा है, टाइम का एक्सप्रेशन पूछना चाह रहा है। और देखिए इनके टर्म्स में, किसके टर्म्स में, जी। जी आपका क्या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एच क्या है आपका प्लैंक कांस्टेंट है, ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और सी, सी तो बच्चों को जानते ही है सब, स्पीड ऑफ लाइट है। तो इनके टर्म में आपको क्या बताना है, अपना वो बताना है, टाइम का डायमेंशन। अच्छा दोस्तों, ये पीवाई को करने से पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी क्वेश्चन आने से पहले आप स्क्रीन को पोस्ट करके एक बार वो क्वेश्चन का थॉट प्रोसेस बनाइए। कुछ नहीं करना है, आप बस जैसे क्वेश्चन आए आप वीडियो पोस्ट करके देखिए कि उससे रिलेटेड आपको फॉर्मूला याद आ रहा है नहीं आ रहा है। डायमेंशन ना भी याद आए कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला याद आ रहा है तो आप समझिए आप सही जाना है एकदम। ठीक है, तो रिकॉल कीजिए, जितना ज़्यादा आप रिकॉल करेंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ेंगे एग्जाम में करने के। जैसे कि इस टाइम में अब देखिए यहाँ GSC है ना, यही है ना, इन तीन का यूज हो रहा है। अब बताइए ऐसा कोई फॉर्मूला यहाँ मैंने इसके बारे में बताया हो, जैसे कि, हाँ तो दोस्तों शायद ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें तीनों आना है। कोई दिक्कत नहीं है, अपन इंडिविजुअली सबका वो डायमेंशन निकाल लेंगे। कुछ नहीं करना है, देखो एच का डायमेंशन याद है नहीं भैया, E = H न्यू याद है, ये तो याद होगा ना, मैंने बताया था एनर्जी E = H न्यू। यहाँ ई क्या था आपकी एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन, अब ये मैंने बोला था इसको आप रट लो। एनर्जी का डायमेंशन क्या है, ml² T - 2, ठीक है। और फोर्स का क्या हो जाता है, ml T - 2। एच न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/T। फ्रीक्वेंसी ये टी ऊपर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हो गया T - 1। ये टी उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी 1 - 2 - 1। आ रही है ना आपको बात समझ में। तो एच का डायमेंशन ये होगा यार, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल जी, जी का डायमेंशन, तो जी का किसमें आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फोर्स में। फोर्स = G m1m2/r²। ग्रेविटेशन में आप पढ़ते हैं फॉर्मूला, फोर्स का डायमेंशन ml T - 2। जी वैसे का वैसा रहने दो, m1 m2 ये भी मास दोनों पावर सेम ऐड हो जाएगी। और ये रेडियस का यानी L², एल यहाँ जाएगा तो m, ये पावर L² यहाँ जाएगा तो 3 हो जाएगी T - 2। और ये m² यहाँ से नीचे आ गया, तो जी का भी डायमेंशन निकल आया कितना, m - 1, ये ऊपर जाएगा 1 - 2 - 1 L³ T - 2। ठीक है, बच्चा याद रखता है, ठीक है, ये याद भी रख सकते हो, वरना ये फॉर्मूला हर बच्चे को याद रहता है, डायरेक्ट वो निकाल भी सकता है। एच हो गया, जी हो गया, स्पीड, स्पीड का तो सबको पता ही है L T - 1। अब देख लीजिए फॉर्मूले में पुट करके किससे ये मैच कर रहा है। जैसे कि अपन ए ऑप्शन में कहते हैं, जो कि भाई ने दिया है SC⁵/G। तो बस इसमें पुट करिए √H, एच का डायमेंशन है ml² T - 1, सी यानी स्पीड ऑफ लाइट L T - 1 की होल पावर 5/G। जी का डायमेंशन है m, कहाँ गया जी का माइनस है, m - 1 L³ T - 2। बस कुछ नहीं, सिंप्लीफाई करना है। तो ऊपर बचेगा m⁻⁻1 ऊपर जाएगा ये m²। और ये तो देखिए वैसे ये है, m कट ही नहीं रही है, इसका मतलब ये ऑप्शन ऐसे ही आउट हो गया है, पूरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। और ये ऊपर जाएगा, दो में से एक जाएगा, एक बचेगा L⁵ T⁵ ये पावर यहाँ प्रोडक्ट में हो जाती है। यहाँ क्लियरली समझ आ रहा है ये टाइम के बराबर तो कहीं से नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ m बच रहेगा। छोड़ो ये ऑप्शन नहीं है अपना, दूसरा ऑप्शन चेक करो, बी वाला। बी वाला क्या कह रहा है, √CQ। देखो मैं डायरेक्ट डायमेंशन लिख रहा हूँ, सी यानी LT - 1 का क्यूब बटा GH, जी का क्या है m - 1 L³ T - 2 और H
एच अपन ने अभी निकाला है, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। सॉल्व करिए, ऊपर एल क्यूब टी माइनस थ्री। हाँ देखिए यहाँ माइनस वन, एम यहाँ कट रहेगा, चलो ये अच्छी बात है। एल क्यूब और ये एल की पावर कितना हो जाएगा, ये एल क्यूब भी इससे कट रहा है, टी माइनस टू माइनस थ्री। और ये आपका एल स्क्वायर, एल क्यूब से एल क्यूब कट रहा है, कट रहा है। यहाँ तो सारा टाइम ही कट गया है जो अपन को चाहिए था, तो ये ये ऐसे आउट हो गया। सी वाला ऑप्शन चेक करो, अंडर रूट जी एच, जी की क्या है, एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू एच, एच 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 कहाँ गया ये, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। और जी एच बटे ये एल की पावर पाँच टी माइनस वन की पावर पाँच, ये मैंने पावर को उसके साथ मल्टीप्लाई में भेज दिया, इसको खोल दिया है, ठीक है ना। अब देखिए कुछ कट रहा है, हाँ इस बार लेंथ कट रही है, बहुत अच्छी बात है। इस बार मास भी कट रहा है, क्या बात है भाई। क्या बचा है ऊपर, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, टी की पावर माइनस फाइव, हाँ इस बार आ गया। पाँच में से तीन जाएगा, टी की पावर टू, उसका रूट टी, यही आपका आंसर है। देखिए सी ऑप्शन, एक एक करके अपन चेक करना है। इसलिए एग्जाम में बोला जाता है कि लाइन से नहीं चेक करा करो, पहले सी चेक किया करो, फिर ज़्यादातर ऑप्शन में सी रहता है। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये भी 19 मेंस का क्वेश्चन है। लेट एल आर सी एन वी रिप्रेजेंट इंडक्टेंस रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज, डायमेंशन ऑफ एल बाय आर सी वी। तो ये तो और इजी क्वेश्चन हैगा। क्या कह रहा है, एल बाय आर सी वी का डायमेंशन बताना है, ठीक है। अब भैया ये इंडक्टेंस क्या होता है, अरे जानने की जरूरत नहीं है, 12th में पढ़ेंगे। अपन को तो बस इसका डायमेंशन बताना है जो भाई ने पूछा है। अब जब मैंने आपको बताया था, याद करिए, आरसी का डायमेंशन टाइम के बराबर है, याद आया वो पॉइंट, हाँ ये इसी को ही रिकॉल करना है, इस ये रिकॉल पावर आपको बढ़ानी है। मैंने बोला था एल बाय आर भी टाइम के बराबर है, किसी को भी वो कर लो, जैसे कि मुझे एल बाय आर भी दिख रहा है, आर सी भी दिख रहा है, किसी को भी टाइम के बराबर, तो मैं एल बाय आर को टाइम के बराबर बोल रहा हूँ। तो ये एल बाय आर वन बाई सी बी हो जाएगा, एल बाय आर क्या हो गया, टी के बराबर, ये इसका डायमेंशन अपॉन सी बी। अब सी बी, भैया सी बी का डायमेंशन देखिए, एक फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस में, क्यू इजिकल टू सी बी, चार्ज निकालने के लिए। भैया ये तो आपने बताया नहीं, अरे कितने फॉर्मूले हैं, अभी आप पूरी 12th में मैं सब ही बता दूंगा, तो आप कैपेसिटेंस में क्या पढ़ोगे पे, है ना। जो जो याद आता जा रहा है वो बताता जा रहा हूँ, क्यू इजिकल टू सी बी, इसका डायरेक्ट यहाँ यूज आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ बता दिया। तो कुछ क्या करना है आपको, कुछ नहीं, सीवी की आंगा क्यू का डायमेंशन रखना है। क्यू क्या होता है, चार्ज होता है। तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, भैया चार्ज का भी नहीं याद मुझे, कोई बात नहीं, करंट तो पता है ना। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी dq बाई डी टी। dq बाई डी टी का मतलब क्या है, चार्ज बटे टाइम। अब ये क्यू को यहाँ रखो, टाइम को यहाँ ले जाओ, तो आई इंटू टी, ये किसका डायमेंशन हो गया, चार्ज का डायमेंशन हो गया। बस यहाँ पुट कर दो, ऊपर टाइम, यहाँ आई इंटू टी, और ये टी से टी कैंसल, आई की पावर माइनस वन। आई की पावर माइनस वन बोलो या ए की पावर माइनस वन बोलो, बात सेम ही है। बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। अरे भाइयों कुछ समझ, हाँ। अब बच्चे बोलेंगे भैया मैं तो मैंने को आंसी को टाइम टाइम का, हाँ तो उसको भी रख सकते हो, फिर तुम्हें एल का डायमेंशन निकालना पड़ेगा। एल का डायमेंशन फिर ये फॉर्मूला लगाओगे, बात सेम ही है। अरे ये आपको बात समझ में, कैसे भी जाओ। हाँ सी भी वोल्टेज का डायमेंशन, मैंने वोल्टेज का भी निकालना बताया था, अभी आगे और आएगा फिर से बता दूंगा, कोई वो दिक्कत नहीं है, लोड लेना ही नहीं है, ये तभी तुम खुद पढ़ोगे। हाँ सी वी किसके बराबर होता है, एल बाई आर किसके बराबर होता है, ये आगे पूरा भर भर के आएगा। अभी बस जैसे जैसे डायमेंशन या, याद होते जाना है, निकालते जाओ, भले ही आप देख के वो कर लो। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, द ऐसे यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज पास्कल सेकेंड, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस क्वांटिटी। ये लो, यूनिट देके डायमेंशन पूछ रहा है, इस बार उसने क्या करा है, यूनिट देके डायमेंशन पूछा है। पास्कल सेकेंड, भाई ने क्या दे दी, यूनिट, ये तो यूनिट ही है ना। अब भैया किस चीज की यूनिट है, तो वही तो पहचानना है। पास्कल सेकेंड, पास्कल किसकी यूनिट होती है, याद करो याद करो, प्रेशर, याद आया प्रेशर। कितना प्रेशर है आजकल आप लोगों पे, आप जानते ही हैं। आपका दो आपसे अच्छा कौन समझता होगा। पास्कल सेकंड किसकी डायमेंशन है, टाइम की। अब भैया क्या करना है, कुछ नहीं करना है, प्रेशर की डायमेंशन डिवाइड बाय टाइम की डायमेंशन। प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, याद करिए। यानी फोर्स बटा एरिया, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू। मैंने बोला था ये फोर्स की और एनर्जी की रख लेना, हर जगह आती है। एम एल टी माइनस टू, ये फोर्स, और एरिया एरिया एल स्क्वायर, और टाइम से था ही ये टाइम कौन सा टाइम है, ये वाला टाइम है जो यहाँ आया है। बस काट दो उसको, एल से एल, एल कट गया, ये टी ऊपर जाएगा, एल ऊपर गया, एल माइनस वन, टी ऊपर गया, पावर माइनस वन हो जाएगी।
तो -2 -1 -3। देख लो कहीं ऑप्शन में मैच हो रहा है। हाँ तो दोस्तों, ये तो ऑप्शन में कहीं मैच ही नहीं हो रहा है। क्या गलती कर दी अपन ने? पहचानी आपने? भाई लोग गलती पहचानी। हाँ, यहाँ भाई ने दिया था पास्कल सेकेंड। ये डिवाइड का साइन कब से होने लगा भाई? हैं? कौन अंधे को डिवाइड का साइन दिख रही है? ये डिवाइड का साइन नहीं है, ये इंटू का साइन है। पास्कल इंटू सेकंड लिखा हुआ है, हाँ ध्यान से देखो। हाँ भगवान ने आंखें दी हैं पास्कल। पास्कल क्या होता है? प्रेशर। प्रेशर की डायमेंशन थी फोर्स अपॉन एरिया, और टाइम की डायमेंशन थी टी। ये एल से एल कैंसिल, और ये एल ऊपर जाएगा L-1, और ये -2 + 1 -1, ML-1 T-1। कुछ आ रही है समझ में? अच्छा वो ऑप्शन मैच नहीं करा, वरना कट जाता अपना। हाँ तो बस ये मैं आपको बता रहा था कि सिली मिस्टेक कैसे कैसे होती है। ठीक है ना? तो ये डैश देख के हमेशा डिवाइड का साइन मत समझना। ये जी के काटने का तरीका आएगा। ठीक है, ये 22 में पूछा गया था। हाँ तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अरे ये तो मैचअप वाला सवाल है, 2022 में पूछा गया था। तो मैचअप वाले सवाल तो और इजी देते हैं क्या? टॉर्क, एक तरफ उसने यूनिट्स के लिए वो लिखे हैं अपने फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ आपके यूनिट्स हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। टॉर्क, टॉर्क का डायमेंशन क्या होता है? टॉर्क क्या होता है मैंने बताया था, R×F होता है। तो टॉर्क का डायमेंशन क्या हो जाएगा? R×F यानी FR, यानी यूनिट में चाहिए ना, तो फोर्स की ये आपकी न्यूटन होती है, और R यानी मीटर। लेंथ है ना, तो लेंथ हमेशा मीटर में, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर आर का है, यानी एक आर होएगा, तो CD ऐसे ही कट गए। ए और बी में से आंसर रहेगा। अब बी वाला चेक कर लो, स्ट्रेस। स्ट्रेस दोस्तों मैंने बताया था कितना स्ट्रेस है आप लोगों पे। आप, हाँ, आपका स्ट्रेस आपसे ज़्यादा कौन ही जानता है। तो स्ट्रेस का क्या आएगा? फोर्स पर यूनिट एरिया। बताया था ना, प्रेशर और स्ट्रेस। फोर्स पर यूनिट के एरिया क्या होता है? प्रेशर, दोनों की क्या है? डायमेंशन सेम है की। प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया, ये भी। तो फोर्स क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई? Nm-2। Nm-2 किसका है? एस का आएगा, बी का एस। बी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा, बी वाले में मैच कर रहा है। और निकाल लेते अपन लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है आपकी? ये देखिए, ये हीट एनर्जी से मत जाना वरना गलत हो जाएगा। ये लेटेंट हीट है जी। लेटेंट हीट आप उसमें पढ़ते हैं क्या है अपना, हीट ट्रांसफर में। लेटेंट हीट होती है 1 किलो मास को, मतलब जब वो फेस टेंस वो करता है, जैसे आइस है आपकी 0 डिग्री सेल्सियस पे, अब ये वाटर बनेगी, इसका फेस ट्रांसफर होएगा। ये आइस थी यहाँ, और ये वाटर बनेगी सबसे पहले। डायरेक्ट वो नहीं हो जाएगी 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो इस पे जो हीट लगती है, अपने आप तो हो ही नहीं, मोलिकुलर इंटरेक्शन टूटेंगे, पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में, ये तो पढ़ लोगे भी आप आगे। तो इसमें जो हीट लगती है उसको अपन ने बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अरे ये बात समझ में? तो उसको जो हीट लगती है वो आपकी कहलाती है लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट का क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इसका फॉर्मूला होता है यहाँ Q = ml। तो लेटेंट हीट हो गई Q/m, हीट पर यूनिट मास। ठीक है, बस आप ये याद रखिए, लेटेंट हीट होती है ये फॉर्मूला याद रखिए, Q = ml। Q = ml, एल क्या है आपकी? लेटेंट हीट है। तो एल की वजह ये एम यहाँ डिवाइड हो जाएगा, एम Q/m। और क्यू क्या है? हीट, और हीट किस में नापी जाती है? जूल में। तो ये हो गया जूल। और ये एम, अब ये मीटर देख के वो मत करना यार, मैं एम हर जगह ऐसा स्मॉल बनाता हूँ। एम यानी यहाँ मास है ठीक है, भावनाओं को समझो आप। एम मास है, तो जूल पर मास। और क्या दिया? ये क्यू ऑप्शन दिया हुआ है, जूल केजी इनवर्स। आ रही है बात समझ में? चौथा ऑप्शन और चेक कर लेते, पावर। मैंने बताया था पावर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर का एक और फॉर्मूला होता है F.V, वर्क एनर्जी पावर में आप ये पढ़ेंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ यूनिट डायमेंशन। सॉरी, ये कट गया था। हाँ तो मैं ये कह रहा था, पावर क्या होती है? F.V, इसका एक ये फॉर्मूला होता है। हाँ, क्या इसलिए यूनिट डायमेंशन बच्चों को टफ पड़ता है, उनको फॉर्मूले वो नहीं रहते, तो कोई दिक्कत नहीं है। टाइम के साथ आपको ये भी याद हो जाएंगे। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है। F.V यानी, F.V की F.V, एफ न्यूटन है, और वी वेलोसिटी है, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, यानी ए ऑप्शन। वो ए ऑप्शन, ए बोल रहा हूँ, पी, यानी आपका आंसर क्या होगा यार? बी, वो अपन ने पहले ही निकाल लिया था ना, ए का आर, ए का आर, बी, और बी का एस, सी का क्यू, डी का पी। बी ऑप्शन आपका आंसर है। हाँ तो दोस्तों, मजा आ रहा है ना? नहीं आ रहा? चलिए अभी आएगा। अब
अपन एक और सवाल लेते हैं, ये 13 एडवांस का है, ये भी मैचअप में दिया है। देखिए इसमें भी क्या करना है, अपने को डायमेंशन निकालनी है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। हाँ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट याद करिए, मैंने कोई फॉर्मूला बताया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से, याद करिए याद करिए। हाँ, ई इज इक्वल टू के टी। मैंने बोला था ये हाफ आता है इधर, इसको इग्नोर मारिए। ई इज इक्वल टू के टी क्या था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था। ई इज इक्वल टू काटा, काटा से याद करा था मैंने, आप देख लीजिए। तो के का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ई क्या है यहाँ पे, एनर्जी है। के का डायमेंशन हो जाएगा एनर्जी पर, और टी क्या है, टाइम। टी क्या है यहाँ पे, टाइम। यही तो पढ़े जाता है बच्चों का, टेम्परेचर है ये। क्या है ये, टेम्परेचर है। अरे ये बात समझ में, यही चीज़ें तो याद रखनी है। यही चीज़ें तो भीड़ से हट के ले जाती है। तो बस, एनर्जी का डायमेंशन क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और टी को मैं थीटा से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आप टाइम से कंफ्यूज ना हो। ये टेम्परेचर था, तो टेम्परेचर को थीटा से डिनोट करा है। एम एल स्क्वायर टी माइनस टू थीटा माइनस वन। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये देखिए, थीटा से करो या के से डिनोट करो, बात सेम ही है। एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस वन। आर और एस, हाँ तो कौन सा मैच कर रहा है, अपना एस वाला मैच कर रहा है, यानी ए का होगा या एस। ठीक है भाई साहब, यानी ए और बी ऑप्शन हट गए, सी डी से बचे। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मैंने कोई ऐसा बताया है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाला याद करिए याद करिए। इसका भी मैंने बताया था, एफ इजिकल टू 6 पाई ईटा आर वी। मैंने बताया था ना, एफ इजिकल टू इटार वी से याद रखना, इटार वी इटार सी, ये सभी वो हो। एफ इजिकल टू इटार वी ईटा, इसको ही तो बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यही तो है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यही तो है, आर वी। तो बस फोर्स क्या है आपका, एम एल टी माइनस टू, ईटा की डायमेंशन अपन को निकालनी है, रेडियस एल, वेलोसिटी एल टी माइनस वन। एक एल से एक एल कट गया, क्या बचा यहाँ, ये जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये यहाँ माइनस वन प्लस का वन हो जाएगा, वन माइनस टू। तो ईटा की डायमेंशन क्या आ गई है, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। अरे ये बात समझ में, एम एल माइनस वन टी माइनस वन किस ऑप्शन में दिया गया है, क्यू ऑप्शन में दिया गया है, बी का क्यू। बी का क्यू आपका सी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आंसर है आपका सी ऑप्शन। और अपन वो दो भी निकाल लेते हैं लगे हाथ, ठीक है। हाँ, तो सी क्या है, प्लैंक कांस्टेंट लो। प्लैंक कांस्टेंट तो और इजी हैगा। प्लैंक कांस्टेंट से मैंने कोई बताया था, याद करिए, इजिकल टू एच न्यू, ये तो आ भी चुका है, मेज में पूछ चुका है ना, इजिकल टू एच न्यू। अब ये बस, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट एनर्जी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। एच न्यू क्या होता है, वन बाई टी, यानी टी की पावर माइनस वन। तो एच की डायमेंशन क्या हो गई, एम एल स्क्वायर माइनस वन, वहां जाके वो हो जाएगा, प्लस का वन हो जाएगा, तो एक में से दो जाएगा, माइनस का वन। एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, यानी पी ऑप्शन, सी का आएगा पी ऑप्शन। और आखिरी में बच रहा है आपका थर्मल कंडक्टिविटी। हाँ तो दोस्तों, चौथे डायमेंशन में वो कह रहा था थर्मल कंडक्टिविटी, शायद इसकी मैंने आपको बताई नहीं थी, तो उसकी मैं अभी बता देता हूँ। थर्मल कंडक्टिविटी, अरे यहाँ लिख लेते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं। तो थर्मल कंडक्टिविटी की डायमेंशन क्या होती है, ये फॉर्मूला याद रखिए आप, डी क्यू बाई डी टी इजिकल टू के ए डी टी बाई डी एक्स। तो ये क्या करना पड़ेगा, हाँ भाई आएगा आएगा, हीट ट्रांसफर में ये सारा फॉर्मूला आएगा। के डी क्यू बाई डी टी इजिकल टू के ए डी टी बाई डी एक्स, कुछ नहीं है, याद कर लियो बस, रट लो इसको। हाँ, डायमेंशन याद करने से अच्छा ये फॉर्मूला रटो, आगे भी काम आएगा और इसमें भी काम आएगा। डी क्यू बाई डी टी इजिकल टू के ए डी टी बाई डी एक्स, यहाँ मैं बता देता हूँ, ये है आपका टाइम। देखो दो दो टी आते हैं बच्चे, इसमें तहस नहस हो जाता है, इसलिए तो सवाल एडवांस में पूछे जाते हैं। ये और ये टेम्परेचर रहेगा, ये टाइम है, ये टेम्परेचर है, ठीक है। या भी आपको लग रहा होगा भैया मैं कैसे याद रखूंगा, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, जब आप हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे ये आपके मुंह पे होगा, ये यही फॉर्मूला। डी एक्स आपकी लेंथ हैगी, क्यू आपकी हीट है, और ये आपकी थर्मल कंडक्टिविटी है। अरे आपको बात समझ में, ए आपका एरिया आएगा, ए क्या है, एरिया। बस रख दो, के की डायमेंशन निकल आएगी, हीट, हीट की डायमेंशन क्या होती है, एम, वर्क के बराबर वर्क की होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, डी टी यानी टाइम, के अपन को निकालना ही है, एरिया की डायमेंशन एल स्क्वायर, टेम्परेचर की डायमेंशन मैं इसको थीटा से डिनोट कर रहा हूँ, क्योंकि के यहाँ ऑलरेडी यूज हो गया है, डी एक्स लेंथ, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ ये टी ऊपर आ जाएगा तो वो हो जाएगा, और ये एल इधर आ जाएगा, एम एल
टी ऊपर आया तो -3 हो जाएगा और थीटा इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। ये आपकी उसकी डायमेंशन आ गई है, किसकी? थर्मल कंडक्टिविटी की। आई होप आपको एडवांस 2013 एडवांस का सवाल क्लियर हो गया होगा। तो ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी मैचअप है आपका। रिडबर्ग कांस्टेंट। अब भैया रिडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है? अरे एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ोगे भाई। क्या होता है? 1/λ RZ² 1/n1 का स्क्वायर माइनस, होता है ना, जब इलेक्ट्रॉन N1 शेल से N2 में जंप करता है, N2 से N1 में करता है, तो वो वेवलेंथ निकालता है एक एनर्जी की, उसका एक फॉर्मूला होता था। नहीं याद तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी पढ़ोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपने आप आ जाएगा। तो बस क्या करना है, इसका डायमेंशन निकालना, ये होता है रेडबर्ग कांस्टेंट। उसकी डायमेंशन क्या होगी? ये एटॉमिक स्ट्रक्चर, कोई डायमेंशन नहीं। एटॉमिक क्या है? नंबर है, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती। एटॉमिक मतलब एटॉमिक नंबर है, उसकी डायमेंशन नहीं होती। ये क्या है? शेल नंबर है, इनकी भी डायमेंशन नहीं होती। तो बस किसी 1/λ इजिकल टू आर, यानी आर की डायमेंशन है। आर की डायमेंशन किसके बराबर हो गई? 1/λ के बराबर हो गई। और लेमडा क्या है? लेंथ के बराबर हो, लेंथ ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी। यानी ए का हो गया थर्ड, ए का थर्ड, ए का थर्ड। और बी प्लैंक कांस्टेंट, ई इजिकल टू एच न्यू। कितनी बार बता चुके हैं? ml² T-2h। और ये एच और ये T-1 वहाँ आएगी तो पावर वो हो जाएगी, यानी ml² T-1। तो इसकी डायमेंशन हो गई एम, यानी kg/m², kg/m², यानी सेकंड वाला। बी का आएगा सेकंड, बी का सेकंड, बी का सेकंड। और म्यू बी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड, आखिरी में देखिए क्या लिखा हुआ है? एनर्जी डेंसिटी। यानी ये क्या है? एनर्जी डेंसिटी। और क्या है एनर्जी डेंसिटी? क्या होती है आपकी? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यही तो होगी भाई एनर्जी डेंसिटी। और क्या होगी? ml² T-2 एनर्जी, और डेंसिटी आपकी वो वॉल्यूम आपका L³ डेंसिटी के लिए उससे डिवाइड कर दो, वॉल्यूम से। L से L कटेगा या ml-1 T-2, यानी kg/m², kg/m², सेकेंड की पावर -2 kg/m²। ये फोर्थ ऑप्शन से मैच हो रहा है। बस अब आ जाएगा मेरे ख्याल से आपका आंसर, सी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अपन पीछे निकाल ही चुके हैं, किससे आ जाएगी? F इजिकल टू ईटा आरवी से आ जाएगी। निकालिएगा, आपकी प्रैक्टिस होएगी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अपन का, अगला क्वेश्चन ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पर। यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस क्या होता है? देखिए मैंने याद करी है, मैंने जितना भी आपको बताया था ना, मॉडुलस वर्ड जहाँ भी आ जाए क्या चमक जाना चाहिए मॉडुलस वर्ड से? याद करिए, मैंने बताया था यंग मॉडुलस हुआ आपका, बल्क मॉडुलस हुआ, शियर मॉडुलस हुआ, इन सबके डायमेंशन। और करिए करिए, प्रेशर हुआ, प्रेशर आजकल बच्चों पे प्रेशर रहेगा, और स्ट्रेस रहेगा। प्रेशर और स्ट्रेस से आप याद रख सकते हैं। आ रही है ना बात समझ में? इनका क्या है? इन सबका क्या है? सेम डायमेंशन है। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। यानी इन सबका डायमेंशन क्या है? फोर्स अपॉन एरिया का डायमेंशन, यानी ml-T-2/L²। ये कट गया, इसका डायमेंशन हो गया ml-1, ये L-1 T-2। ये यंग मॉडुलस का डायमेंशन है, ये आपका यंग मॉडुलस का डायमेंशन है ml-1 T-2। ए का थर्ड ऑप्शन कहीं मैच हो रहा है? हाँ, बी ऑप्शन में मैच हो रहा है। खत्म। वर्क फंक्शन है, मैं चौथा वाला और बता देता हूँ आपको, ये नया आएगा। वर्क फंक्शन, ये आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। क्या होता है वर्क फंक्शन? किसी भी वर्क फंक्शन पढ़ा होगा ना आपने, मेटल सरफेस में अपन एनर्जी देते हैंगे, और उसका एक मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है कि उससे ज़्यादा, समझ रहे हैं ना, वो मेटल का वर्क फंक्शन कहलाती थी। मॉडर्न फिजिक्स में अपन पढ़ते थे। और नहीं भी आ रहा समझ में, कोई वो नहीं है, इसका फॉर्मूला याद रखना। वर्क फंक्शन इजिकल टू होता है आपका एन एच न्यू। ओ आइंस्टीन की फेमस इक्वेशन थी, ई इजिकल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब है ये जो इसकी डायमेंशन है वो एनर्जी के बराबर है, क्योंकि सेम क्वांटिटी ऐड होनी चाहिए। यानी वर्क फंक्शन की डायमेंशन आपकी एनर्जी के बराबर रहेगी। आ रही है आपको बात समझ में? अगर बस रट लो कि वर्क फंक्शन की डायमेंशन एनर्जी के डायमेंशन के बराबर होती है, खत्म बात।
तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, ml² T-2। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये भी मैचअप वाला आएगा। मैं मैचअप इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डायमेंशन करवा सकूं। आ रही है आपको बात समझ में? तो ये देखिए इसमें क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, मैंने याद करिए बताया था, जहाँ भी ग्रेडियंट वर्ड आ जाए किससे डिवाइड करना है, लेंथ से। यानी प्रेशर को किससे डिवाइड करना है, लेंथ से। प्रेशर की डायमेंशन अपन ने अभी ऊपर निकाली थी, क्या निकल के आई थी, ml-1 T-2, और लेंथ से डिवाइड करना है बस। ml-2 T-2, ये आपकी प्रेशर ग्रेडियंट की डायमेंशन हैगी। ml-2 T-2, सी का थर्ड वाला। और और एनर्जी डेंसिटी मैंने निकाली ली है ऊपर। एनर्जी डेंसिटी भी याद करिए, देखिएगा ऊपर, इसकी भी डायमेंशन अपन निकाल चुके हैंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड 11वीं के बच्चों को रटी होगी, वो 12वीं के बच्चों को रटी होगी। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आप इसकी डायमेंशन निकालना है, फिजिकल टू क्यू ई से। फोर्स और ये क्यू आपका चार्ज है, तो यहाँ से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन आ जाएगी ml-T-2 फोर्स बटा चार्ज। और चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, 80। चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, 80। अरे ये बात समझ में, 80 T, ये बात एक ही है ना। करंट क्या होता है, अरे भाई करंट क्या होता है, Q/T। तो चार्ज क्या हो जाएगा, I × T। तो उसकी डायमेंशन क्या हो गई, ml-A-1। ए का मतलब है करंट, और T-3, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन हो गई। लेटेंट हीट अपन ने पीछे ही निकाली थी। लेटेंट हीट फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, आप निकाल लेना, Q = ml। Q आपकी हीट हैगी, और L आपकी, वो Q आपकी हीट है, और L आपकी लेटेंट हीट है। आ रही है बात समझ में? इसकी डायमेंशन एनर्जी है, और ये मास है, और ये लेटेंट हीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हाँ, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, प्रेशर। ये देखिए घूम फिर के वही डायमेंशन, जे एक ही चीज को बार बार पूछता है। प्रेशर अपन ने ऊपर ही निकाला है, फोर्स अपॉन एरिया। आपका काम है निकालना विस्कोसिटी। विस्कोसिटी अपन 2-3 बार निकाल चुके हैं, आपका काम है निकालना। और जो जो ये मैं टिक लगा रहा हूँ, ये आपको निकालनी पड़ेगी। जब तक आप खुद कलम नहीं चलाएंगे, एग्जाम में भी आपसे कलम नहीं चलेगा। इसलिए जितना हो सके उतना कलम चलाइए, ताकि उस दिन आपको रिग्रेट फील ना हो। ठीक है, नई डायमेंशन में आपको करा ही रहा हूँ। इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है भैया, इम्पल्स मैंने कल लिखवाया भी था। खटाक से मोमेंटम का चेंज होना आपका इम्पल्स कहलाता है, F.dt। आ रही है बात समझ में? तो ये आपका क्या कहलाता है, इम्पल्स कहलाता है। ठीक है, तो F.dt निकाल लेना आप। फोर्स की भी पता है और टाइम की भी पता है आपको। और यहाँ है सरफेस टेंशन। अब ध्यान दीजिए, ये सरफेस टेंशन हैगा, टेंशन नहीं है कि आपने फोर्स की डायमेंशन चुका दी है। सरफेस टेंशन, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, मैं बताया था, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स वो लेंथ से डिवाइड करना, ml-T-2/L। mt-2, यानी mt-2 का मतलब है kg सेकंड का स्क्वायर, मीटर नहीं, सेकंड की पावर -2, फोर्थ वाला। ये देखिए सरफेस टेंशन, दो डायमेंशन, ये ध्यान रखना। टेंशन अलग चीज है, मतलब इसकी डायमेंशन अलग होती है, सरफेस टेंशन अलग चीज है। ये टेंशन धागे में लगने वाला फोर्स को बोलते हैं अपन टेंशन है। एनएलएम में आप पढ़ेंगे, धागे रस्सी के अंदर जो फोर्स लगता हैगा, वो आपका टेंशन कहलाता है। आ रही है बात समझ में? और सरफेस टेंशन पानी पे, पानी के ऊपर आपने देखा होगा एक, मतलब ये लिक्विड वाली, लिक्विड की प्रॉपर्टी हैगी। जैसे मच्छर पानी के ऊपर तैर सकता है, तो वो पानी में खिंचाव होएगा, हाँ, पानी की लेयर के ऊपर खिंचाव, तो वो आपका सरफेस टेंशन है। ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, वरना वो हो जाएगा। इसकी डायमेंशन निकलती है फोर्स से, मतलब इस फोर्स और इसकी डायमेंशन सेम होती है। इसकी डायमेंशन होती फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन हुआ आपका, मैंने चार आपको वो लिखवाए थे, एक सरफेस एनर्जी था, एक आपका प्रेशर इसमें आई गया था, और कौन कौन सा था, स्प्रिंग कांस्टेंट था, याद कीजिए। स्प्रिंग कांस्टेंट, सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, सबकी डायमेंशन क्या थी, फोर्स पर यूनिट लेंथ। और क्या था, फोर्स ग्रेडियंट। ग्रेडियंट वर्ड जहां भी आए तो लेंथ से तो डिवाइड करना ही है। तो आप ये याद रखना, ये थोड़े वो थे, अलग वाले थे, इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है। सरफेस एनर्जी याद रखना, बच्चा एनर्जी देख के एनर्जी की चिपका देता है, नहीं, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, ये 2023 में पूछा जा चुका है। देखिए स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकलता है,
एफ इजिकल टू के एक्स, ये इसका फॉर्मूला है। ये होता है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, वही फोर्स पर यूनिट लेंथ से आप इसका भी डायमेंशन निकाल सकते हो, किसका, स्प्रिंग कांस्टेंट का। एम एल टी माइनस टू बटा, ये फोर्स हो गया, बटा लेंथ, एल से एल कट गया, एम टी माइनस टू आपका स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन है। एंगुलर स्पीड, ये देखिए अब ये आ गया एंगुलर स्पीड। मैंने इसमें भी डिफरेंस आपको बताया था, एक होती स्पीड, एक होती एंगुलर स्पीड। स्पीड देख के डायमेंशन में चिपकाना। एंगुलर स्पीड क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। उसकी डेफिनेशन पे जाओ, एकदम बेसिक पे चले जाओ। आ रही है आपको बात समझ में। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या है, याद कीजिए, मैंने ये भी बताया था, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो एम जीरो एल जीरो टी जीरो इसकी डायमेंशन हुई, और टाइम की डायमेंशन टी हुई, ऊपर चला गया तो इसकी डायमेंशन टी माइनस वन हो गई। आ रही है बात समझ में। सेम ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम, ये जहां जहां एंगुलर वर्ड दिखे चौकन्ने हो जाओ एकदम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, एम बी आर। अब आप इसकी भी डायमेंशन निकाल लोगे, एम तो ये वेलोसिटी एल टी माइनस वन, और आर आपका एल होता ही है, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ये आपकी एंगुलर मोमेंटम की। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आप रोटेशनल में पढ़ोगे, आई से डिनोट करो तो इसका फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर, ठीक है। आप जानते ही अपने एम आर सर, एम आर स्क्वायर गॉड ऑफ फिजिक्स। एम आर स्क्वायर एम, और आर का एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर। तो मैंने आपको जितने भी सवाल करवाए लगभग मैक्सिमम डायमेंशन करवा दी, और जो मैंने आपको वो वीडियो में बताई थे वो भी, उसमें भी मैक्सिमम। इससे बाहर इतना कर डाला तो आपकी कोई डायमेंशन बची नहीं जो फंस, जिसके बाहर आ सकता है। और देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन भी देखिए, ये अपन का 23 जनवरी में 23 अप्रैल में पूछा गया है। 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। देखिए डायरेक्ट उस पे का क्वेश्चन है, इसमें मैंने क्या इसकी डायमेंशन याद करिए, रिकॉल करिए, रिकॉल रिकॉल करने से मेमोरी पावर बढ़ती है, मैंने बताई थी। सी इज इक्वल टू 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। बस क्या करना है, इसमें उसने भाई ने स्क्वायर करके पूछ लिया, तो इसकी डायमेंशन किसके बराबर हो गई, सी स्क्वायर के बराबर हो गई। बात खत्म, इसका स्क्वायर करेंगे ना, अरे भैया C1/म्यू नॉट मैंने बोला था ना इसकी, ये परमिएबिलिटी है, परमिटिविटी है। अरे ये बात समझ में, ये परमिटिविटी है, ये आपकी परमिटिविटी, और वो हो गई परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। ये आप अभी 12वीं में पढ़ोगे, स्टार्टिंग में पढ़ा देते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स में। तो इसकी आपके पास डायमेंशन से वो रखिए, डायमेंशन का काम है अपना। तो C इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। बस एक की डायमेंशन पता हो तो दूसरी कितना निकल आती है, उसने तो क्वेश्चन में पूछा है 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या है, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो एल टी माइनस वन इसका स्क्वायर कर दो, ये आपका आंसर हो गया एल स्क्वायर टी माइनस टू, डायरेक्ट। ये देखो उसको लिखने का बस तरीका है, एल स्क्वायर बाई। हाँ तो दोस्तों इस लास्ट क्वेश्चन के साथ इसको वाइंड अप करते हैं। आई होप अब तक आपको चीज़ें की बहुत काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी। एच, प्लेन कांस्टेंट की डायमेंशन पूछ रहा है, एच इसकी डायमेंशन आप निकाल ही लोगे प्लेन कांस्टेंट की, किससे, ई इज इक्वल टू एच न्यू से। काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। पोटेंशियल, हाँ अब देखो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये बताने के लिए मैंने क्वेश्चन उठाया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन कैसे निकालोगे, क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक चार्ज पे करने वाला वर्क उसको आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, आ रही है बात समझ में। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इट्स अ फॉर्म ऑफ वर्क। अगर वही चार्ज को एक कूलम को देंगे तो वो आपका पोटेंशियल बन जाएगा। नहीं आ रहा कोई नहीं, अभी 12वीं में आप ये सब पूरा पढ़ोगे। अब तो बस ये याद रखो पोटेंशियल क्या होता है, एक कूलम पे करने वाला जो वर्क होता है। मैं तो जैसे कि ये हैगा, ये क्यू चार्ज हैगा, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, इसको आर डिस्टेंस पे लाना है आपको। तो जो आप वर्क करेंगे वो, उसका जो चेंज होगा वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। अरे ये बात समझ में। और क्यू के क्यू चार्ज को उठाकर लाएंगे तो वो आपका कहलाएगा। अरे ये बात समझ में, अगर मैं पूरा का पूरा क्यू चार्ज उठा के यहाँ लाऊंगा तो जो एनर्जी में चेंज आएगा वो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। और अगर यही मैं क्यू की वैल्यू 1 कूलम कर देता हूँ तो जो चेंज आएगा वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। आ रहा समझ तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आप तो ये फॉर्मूला याद रखिए, वर्क पर यूनिट चार्ज। वर्क की डायमेंशन आपको पता ही है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, चार्ज आपका ए टी आएगा, तो आपकी पोटेंशियल की डायमेंशन हो गई है। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होता हैगा, मोमेंटम क्या होता है बच्चों, एम इंटू वी आपका मोमेंटम हैगा, तो मास इंटू वेलोसिटी।
ये आपकी मोमेंटम की डायमेंशन हो गई है, मास इंटू वेलोसिटी L t-1। एक और ये अपना पढ़ा ही होगा, आर सी इजिकल टू टाइम, मैंने बताया था रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस की डायमेंशन। रेजिस्टेंस जैसे कि कभी आप कैपेसिटेंस की डायमेंशन पूछ ले तो आर सी इजिकल टू टाइम यहाँ से भी निकाल सकते हो, पर इसके लिए आपको रेजिस्टेंस की मालूम होनी चाहिए। टाइम तो आपको मालूम ही है, आर की मालूम होनी चाहिए, जब भी तो सी की निकलेगी। और एक और मैंने आज ही फॉर्मूला बताया, क्यू इजिकल टू सी वी, यहाँ से भी आप कैपेसिटेंस की डायमेंशन निकाल सकते हो। यहाँ आपको वोल्टेज की डायमेंशन मालूम होनी चाहिए, वोल्टेज की डायमेंशन ये यहाँ से निकल आई। वोल्टेज बोलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलो, बात सेम ही है ना। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो। और V इजिकल टू आई आर, यहाँ से आप रेजिस्टेंस की भी डायमेंशन निकाल सकते हो। आ रहा है खेल समझ में? जैसे कि टी टी इजिकल टू आर सी है, मैंने बोला भैया कैपेसिटेंस की डायमेंशन, भैया मुझे रेजिस्टेंस की नहीं मालूम, कोई बात नहीं, रेजिस्टेंस के लिए आप V इजिकल टू आई आर लगा दो। वोल्टेज की मालूम है, वोल्टेज की वर्क डन, ये अभी अपन ने निकाली थी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बस, तो वोल्टेज की आ गई आपकी M वर्क डन पर यूनिट चार्ज वोल्टेज, ए टी बराबर आई आर। यहाँ से आप ये आर की डायमेंशन निकल आएगी, आर की डायमेंशन क्या आ जाएगी, ML² T-2 A²T²। ये आपकी उसकी डायमेंशन है, किसकी, रेजिस्टेंस की। और ये डायमेंशन को आप यहाँ रख देंगे तो आपको कैपेसिटेंस की डायमेंशन मिल जाएगी। आ रही है आपको बात समझ में? हाँ तो दोस्तों चलिए अब अपन दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपन ने उन क्वेश्चन में सफिशिएंट प्रैक्टिस कर ली है। मैंने आपको 19, 20, 22, 23 जितने PYQ अभी तक आ सकते थे सब करा दिए। अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बचे हुए हैं, मतलब 10 में से 6 से ज़्यादा तो मैं भी कराई दी है मैंने, 6 से 7 तो मैंने करा दिए, बाकी के आप करिए, ठीक है, आपकी भी प्रैक्टिस होगी। अब अपन पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बता दूं एक बार। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या था, ये अपन अभी स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा आप ये देख लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, स्पेलिंग शायद थोड़ी गड़बड़ हो, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कौन सा बोर्ड देना है। हाँ, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि लेंथ में आप लेंथ ही जोड़ सकते हो, 5 मीटर में आप 10 मीटर जोड़ सकते हो। समझ में आ रही है? 5 मीटर में आप 5 किलोमीटर जोड़ सकते हो। भैया यूनिट तो सेम नहीं है, अरे यूनिट तो अपन कन्वर्जन कर लेंगे, कन्वर्ट कर नहीं करना आता क्या, हाँ वो तो अपन कन्वर्ट कर लेंगे। पर 5 मीटर में आप 2 किलो, ये गलत है, ये नहीं कर सकते। बस सिंपल सा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है, यानी लेंथ में लेंथ ही जोड़ती है और बराबर में एल लेंथ आता है। ये बोलोगे ये कौन सी गणित लगाई है आपने, L+L 2L होता है। अरे चच्चा ये गणित नहीं है, हाँ ये डायमेंशन है, ये फिजिक्स चल रही है, यहाँ मैथ वाला दिमाग लेके मत आओ अपना बेसिक अलजेब्रा, जो बच्चों बचपन में पढ़ा था, A+A भैया 2A होता है, B+B 2B होता है, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ M+M का मतलब है ये मास की डायमेंशन, ये मास की डायमेंशन आती है, यानी केजी में केजी जोड़ने से आपको मास ही मिलेगा। यानी 5 किलो में 4 किलो जोड़ने से तो आपको मास ही मिलेगा ना, ये तो होएगा नहीं कि वो जोड़ने से यहाँ टेम्परेचर आ गया। अरे ये बात समझ में एकदम लॉजिकल है। सेम सेम उसकी डायमेंशन जोड़ी जाती है। बस यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है। इसी के ऊपर सवाल आते हैंगे। अच्छा याद रखना, जो अपने ये होते हैं, जैसे ई की पावर में कुछ आ गया, ये आपके डायमेंशन लेस हो जाती है। लॉग के अंदर कुछ आ गया तो ये इनके अंदर ये जितना भी मलबा आएगा, ये सब आपका क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। M0 L0 T0 क्यों होता है भैया, अरे ये इसके नंबर में पावर ही आएगी ना यहाँ पे। अरे ये बस समझ में, बस वही। हाँ तो अपन स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। इसमें आपके तीन वो आते हैं, एक आपको फॉर्मूला, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, ठीक है, तीन टॉपिक आते हैं इसके अंदर। एक डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, मतलब इन तीन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपका फिर डायमेंशनल फॉर्मूला चेक करना कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। आप फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट चेक कर सकते हैं, करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला चेक करना। और तीसरा है कन्वर्जन। भैया कन्वर्जन अपन ने सीख लिया, वो यूनिट कन्वर्जन था। यहाँ एक और आता है, मतलब सेम वही है, बस फॉर्मूले में बताता हूँ मैं आपको, अभी एग्जाम्पल दूंगा, अभी आपको समझ आ जाएगा। देखिए ये जैसे कि ये सवाल हैगा, इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट
एंड प्लैंक कांस्टेंट आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब भाई ने इस बार क्वांटिटीज ही बदल दी है, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ मास इन दिस न्यू सिस्टम। क्या करना है अपन को, पहले आपको क्वेश्चन का मतलब समझ आया है कि इस बार वो क्या कहना है, स्पीड ऑफ लाइट को वो फंडामेंटल मान रहा है। जो फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, याद कि बिल्कुल बेसिक वाला, पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। मास, कौन कौन सी, मास, लेंथ, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, मोल, और एक और कौन सी बची है अपनी, तो 6 हुई है। एक और कौन सी है आप कमेंट में बताइएगा। तो फंडामेंटल आपकी यूनिट्स थी वो 7 थी, तो वो 7 यूनिट थी। यहाँ भाई ने क्या करा, यहाँ उनने यूनिट चेंज कर दी। यहाँ भाई की फंडामेंटल कौन सी हो गई, एक आपकी स्पीड ऑफ लाइट हो गई, एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, और एक और कौन सा बचा है, एच। ये भाई इसको फंडामेंटल बोल रहा है, वो बता रहा है कि अब टाइम जो है, वो टाइम नहीं, मास जो है वो किसके बराबर होगा। तो कुछ नहीं करना है ऐसे, उसमें आपको एक तरफ यूनिट लिखनी है और दूसरी तरफ उसको बराबर कर देना है। जैसे कि मास एक तरफ लिखना है, जिसकी वो पूछ रहा है, कहीं भी लिख लो, इस प्रोपोर्शनल टू के, ये कोई भी कांस्टेंट होगा, या सी की पावर अल्फा, जी की पावर बीटा, एच की पावर गामा, ठीक है। कोई भी वेरिएबल डाल दो अपने। अब क्या करना है भैया, क्या कर रहा हूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा, सब ऊपर से आ रहा है, अरे देखते जा मुन्ना, भी समझ आएगा। ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाया है, मैंने कांस्टेंट लगा दिया। अरे बात सेम ही है, कांस्टेंट लगा, इक्वल लगा। तुम तो यहाँ फोकस करो, सी एल टी माइनस वन, इसके ऊपर पावर अल्फा लगा लो, ठीक है। जी ग्रेविटेशनल, अब इसका तुम्हें डायमेंशन याद होना चाहिए, क्या था डायमेंशन, जी एम स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, एम एल स्क्वायर टी एम एल टी माइनस 2 L स्क्वायर बटा एम स्क्वायर। में तो भैया ड्राइव करता हूँ, मैंने नहीं रटे आज तक डायमेंशन। M-1 आपका L3 हैगा, T-2 है। बीटा ये आपकी क्या है, इसकी जी की पावर थी बीटा, तो ये पूरी उसकी, मतलब मैं देख रहा हूँ ना, मैं डायमेंशन खोल के लिख रहा हूँ। एच का डायमेंशन क्या था, इजिकल टू एच न्यू एम एल, यहाँ पे क्या था, M L स्क्वायर T-2 एच, और ये टी की पावर -1, हाँ, M L स्क्वायर T-1, ये इसकी पावर होगी गामा। अब कुछ नहीं करना है, जो सेम बेस पाली है उनको ऐड करते जाओ, ठीक है भाई साहब। तो एल की पावर ये यहाँ अल्फा है, अल्फा, एल की पावर 3 और बीटा, ये देखो इंटू हो जाती है, पावर के ऊपर पावर पड़ा होगा ना, ए की पावर एम इंटू ए, तो ये क्या हो जाता है, एम इंटू एन हो जाता है, एम प्लस एन नहीं होता है। समझ में आई बात। तो ये हो गया +3 बीटा। भैया आप तो बोल रहे थे इंटू हो जाता है, अरे मैया, रे 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 रे, ए की पावर एम की पावर एन, एम इंटू एन हो जाता है। पर अगर ए की पावर एम इंटू एन, ए की पावर एम, अब एम हो चुका है, पी ले लो। अब बेस सेम है, तो अब पावर आपकी, भाई कहीं मैं ज़्यादा कंफ्यूज तो नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को, वो हो जाती है। आ रही है बात समझ में, मतलब 11वीं का बच्चे एकदम उसको डाउट ना आए, इसलिए मैं इतना खोल के बता रहा हूँ। ये पावर के ऊपर पावर है, इसलिए यहाँ इंटू हुई है। और ये देखिए बेस सेम है, तो इसकी पावर ऐड हो जाएगी, इसकी पावर अल्फा +3 बीटा, एकदम ठीक है। कोई वो एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए, कहीं भी डाउट आए बिल्कुल पूछिएगा। जैसे कि ये है, तो ये पावर इंटू हो जाएगी, और ये देखिए तीनों की बेस सेम है। और ये बात समझ में, यहाँ मैथ भी लग रही है, फिजिक्स भी लग रही है, क्या मालूम क्या क्या लग रही है। तो ये 2 गामा हो जाएगा, ठीक है। यही बेसिक चीज हैगी, बाकी तो आप कर ही लोगे, हाँ, पर इनमें मत अटकना। अब टी की पावर, अब टी को देखो, ये माइनस अल्फा हो जाएगा, ये -2 बीटा हो जाएगा, और ये माइनस गामा हो जाएगा। अब कुछ बच रहा है, हाँ भैया एम बच रहा है, हाँ तो एम को कर लो, यहाँ माइनस बीटा हो जाएगा, और ये गामा हो जाएगा, प्लस का गामा, हाँ। बस यहाँ भैया एम बच रहा है, ठीक है। यहाँ पे एल क्या है, 0 है भैया, एल लिखा ही नहीं है, जब भी तो मैं बोल रहा हूँ एल की पावर 0 है, टी की पावर 0 है। अरे कोई चीज लिखी नहीं है, इसका मतलब उनकी पावर में 0 प्रेजेंट है। अब देखो एम की पावर यहाँ 1 है, यहाँ है, बस। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, आपकी 3 इक्वेशन बनेंगी, 3 वेरिएबल, एम की पावर 1, गामा माइनस बीटा बराबर 1, एक ये इक्वेशन आई है। एल को इक्वेट करने से अल्फा +3 बीटा आ रही है ना बात समझ में, मैं कुछ नहीं कर रहा, इनकी पावर को इक्वेट कर रहा हूँ। ये दूसरी इक्वेशन आई है, माइनस अल्फा -2 बीटा माइनस गामा करने से बराबर 0, ये
तीसरी इक्वेशन आई है। तीनों इक्वेशन को सॉल्व करो, अल्फा बीटा गामा निकालो और यहाँ पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अरे भैया बड़ा लंबा है, अब क्या करें, अब ये सवाल होते ही लंबे। तो जैसे कि मैंने इन दोनों को इक्वेशन को ऐड किया, तो इन दोनों को ऐड करने से अल्फा प्लस माइनस अल्फा कट गया, 3 बीटा में से 2 बीटा गया, 1 बीटा गया, 2 गामा में से 1 गामा गया, प्लस का गामा बराबर 0, बीटा गामा ये है। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को ऐड कर दो। अरे ये बात समझ में है, कुछ नहीं, बस इससे जोड़ो, इसको घटाओ, वही पढ़ा होगा ना आपने 9th क्लास में, और फिर वो करते थे एलिमिनेशन, बोलते थे उसको, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो देखो, ये माइनस का बीटा प्लस के बीटे से कट जाएगा, तो यहाँ 2 गामा बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। तो गामा की वैल्यू हाफ आ गई है। गामा जैसे ही हाफ आया मैंने इधर डाला तो बीटा माइनस हाफ आ गया, और जैसे ही बीटा माइनस हाफ आया है, इन दो को पटक के तीसरी इक्वेशन में डाल दो, तो आपका अल्फा कितना निकल। हाँ तो दोस्तों, अल्फा अपना कितना, अल्फा बोल रहा हूँ, गामा अपना हाफ आ गया था, बीटा अपना माइनस हाफ आ गया था, और सेकंड इक्वेशन जो कि अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 2 गामा बराबर 0 थी, यहाँ से अपना अल्फा निकल आएगा। बीटा की वैल्यू माइनस हाफ पुट करके प्लस 2 गामा बराबर 0, ये अल्फा माइनस हाफ -3/2 प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से अल्फा निकल आया आपका, 1.5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का हाफ, वहाँ जाके प्लस का हाफ हो जाएगा। तो अल्फा बीटा गामा सब निकल आए। अपना इनका जो मास था वो था सी की पावर अल्फा, जी की पावर बीटा, एच की पावर गामा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, हाफ, यानी सी की पावर हाफ। जी की पावर बीटा, यानी बीटा की वैल्यू कितनी आई है, माइनस हाफ। और एच की पावर गामा, एच की पावर, एच गामा की वैल्यू क्या है। तो ये आपका आंसर है। एम को अगर लिखना पड़ेगा तो इन टर्म्स में लिखना पड़ेगा। हाँ तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल ये रहा, इफ मोमेंटम एरिया एंड टाइम आर टेकन टू बी फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। वही है, वो घुमा फिरा के हर किसी के डायमेंशन हर किसी के टर्म में निकलवाया है। कोई दिक्कत नहीं है। किसके डायमेंशन पूछी है भाई ने, एनर्जी के डायमेंशन पूछी है। किसके टर्म्स में पूछी है, मोमेंटम एरिया और टाइम। मोमेंटम को अल्फा बोल दो, मतलब इनकी पावर कुछ होंगे ना, उनको अपन ने अल्फा बीटा गामा नाम दे दिए। जरूरी नहीं है, आप कुछ भी दे सकते हैं, एक्स वाई जेड भी दे सकते हैं। अब दोनों डायमेंशन खोल के लिख दो, इक्वेट कर दो। ये तो करना है अपन इन क्वेश्चन में, और कर क्या रहा है। एनर्जी की डायमेंशन ml² t-2। पावर क्या है, ये प्रेशर है नहीं, मोमेंटम है। मोमेंटम क्या होता है, m×v, मास इंटू वेलोसिटी को अपन मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है भाई साहब। इसकी पावर अल्फा, ए क्या था, एरिया था, l², इसकी पावर बीटा, और टी क्या था, टाइम था, और टाइम तो टाइम ही होता है, इसकी पावर गामा। अब इक्वेट करो तो यहाँ पे अल्फा एम है नहीं है, एल एक बार अल्फा हो जाएगा, और ये 2 बीटा हो जाएगा, टी नहीं है, ये माइनस अल्फा हो जाएगा, ये प्लस का गामा हो जाएगा। ये यहाँ ml²t-2, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। अल्फा की वैल्यू देखो डायरेक्ट 1 निकल के आ रही है। ठीक है भाई, ये 1 और ये अल्फा बराबर हो गया, 2 बराबर अल्फा प्लस 2 बीटा। अल्फा कितना आ गया, 1 आ गया, 2 बराबर 1 प्लस 2 बीटा। तो 1 बराबर 2 बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, हाफ निकल के आ गई। तीसरी इक्वेशन माइनस अल्फा प्लस गामा -2 के बराबर है, गामा = -2 प्लस अल्फा के बराबर है, -2 प्लस 1 के बराबर है, तो गामा की वैल्यू -1 निकल के आ गई। अपना आंसर हो गया पी की पावर 1 और ए की पावर बीटा, यानी ए की पावर हाफ, और टाइम की पावर गामा, यानी टाइम की पावर -1। सी ऑप्शन अपना आंसर रहेगा। चलिए ये क्वेश्चन भी ले लेते हैं। आई होप अब आपके आंसर क्लियर हो रहे होंगे। इफ वेलोसिटी टाइम फोर्स आर चूजन बेस क्वांटिटी डायमेंशन ऑफ मास, मास की डायमेंशन पूछ रहा है, वेलोसिटी की टर्म्स में, टाइम्स के टर्म में, और फोर्स के टर्म में। कोई दिक्कत नहीं है। LT-1 अल्फा, टाइम, ये तो टाइम का टाइम ही रहेगा, फोर्स MLT-2, ये गामा हो गया है। प्लस करो एल यहाँ अल्फा और यहाँ गामा, टी माइनस अल्फा प्लस बीटा -2 गामा, ML, और ये एम की पावर गामा, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, भैया यहाँ एल तो है नहीं यार, एल हैगा, दिख नहीं रहा है तुम्हें, एल की पावर 0 है, टी की पावर 0 है। बस इक्वेट कर दो। गामा की वैल्यू यहाँ 1 के बराबर है, गामा डायरेक्ट निकल के आ गया 1, और एल, एल प्लस गामा ये 0 के बराबर रहेगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, गामा 1 है तो अल्फा -1 है, अल्फा निकल के आ गया। अब
ये वाली इक्वेशन को फिर जीरो के बराबर डाल दो, माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस टू बीटा बराबर जीरो। ये माइनस वन के बराबर है, माइनस प्लस वन हो गया, बीटा मालूम नहीं है, गामा वन के बराबर है, बीटा माइनस वन बराबर बीटा वन के बराबर आ गया है। अपना आंसर हो गया है। इसकी अल्फा अल्फा कितना था, माइनस वन, बी की पावर माइनस वन, टी टी की पावर बी, बीटा की वैल्यू भी वन आई है यानी टी की पावर वन, और गामा की वैल्यू भी वन आई है, एफ की पावर वन। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, एफ टी बी माइनस वन, एफ टी बी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। अच्छा जो दोस्तों, ये जो मैंने पीछे बताया था ना कि एल के अंदर कोई भी आ जाए और इसकी डायमेंशन क्या होती है, जीरो ही होती है, M0 L0 T0। आप पूछ रहे होंगे ऐसा क्यों होती है, अरे लॉजिकल सी बात है। कभी तुमने ये देखा है जैसे कि log 10 टू द बेस 5 kg, ऐसा कोई देखा है 5 kg में पावर, मतलब log 10 और ये 5 kg, ये सब कुछ देखा है, ये थोड़ी होता है ये मतलब ये नंबर्स के लिए डिफाइन है ना। ये यहाँ जो कांस्टेंट आता है ये वो आता है, क्या आता है मतलब डायमेंशन लेस चीज आती है। अगर यहाँ कोई कांस्टेंट आएगा ना तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, जैसे इसकी डायमेंशन थी केजी, ये थोड़ी है। कभी ये सब देखा है क्या आपने, ये ऐसा देखा है एक्स के पावर में 5 kg लिखा हो, नहीं ना। इसलिए मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ई की पावर में कुछ भी आ जाए, कोई भी मलबा आ जाए, एल के अंदर कोई भी मलबा आ जाए, ठीक है। और अपना साइन एक्स कॉस हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स के अंदर, कॉस एक्स के अंदर, टेन एक्स के अंदर, ई को आप एक्सपोनेंशियल ये भी दिखा सकते हैं, ई एक्सपी से, एक्सपी का मतलब वही एक्सपोनेंशियल। तो किसी की पावर में, ए की पावर में कुछ आ जाए, आ रही है आपको बात समझ में। तो ये जितना भी ये जो डब्बा आपको दिख रहा है ना, ये मलबा क्या होगा, M0 L0 T0, यानी डायमेंशन लेस होगा, M0 L0 T0। अगर यहाँ कुछ लिखा भी होगा ना तो उसकी बार बार डायमेंशन, यानी ये जो अगर कुछ लिखा भी होगा, मैं इसको बादल बना रहा हूँ, तो ये इसकी जो डायमेंशन होगी पूरा सॉल्व कट कटा के M0 L0 T0 के बराबर हो जाएगी। आ रही है आपको बात समझ में। मैं देखिए आपको सवाल करवाता हूँ। मान लीजिए ये सवाल दिया हुआ है, अब इसमें ये क्या कह रहा है, एफ इज इक्वल टू ए कॉस बी एक्स प्लस सी साइन डी टी। टी क्या है, टाइम है, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहा है, ए डी अपॉन बी का। ठीक है भाई। तो अब देखो यहाँ पे वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी लग रहा है और ये बेसिक रूल भी लग रहा है ये वाला। मैंने क्या बताया, कॉस के अंदर कुछ भी आ जाए मलबा, जैसी कॉस के अंदर बी एक्स है, इसकी डायमेंशन क्या होगी, M0 L0 T0 के बराबर होगी। आ रही है आपको बात समझ में, दिख रहा है ये स्क्रीन पे। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कॉस के अंदर कुछ भी आ जाए उसकी डायमेंशन M0 L0 T0 के बराबर होगी। अब बी एक्स की डायमेंशन, तो उसने डिस्प्लेसमेंट बोला, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है, लेंथ होती है, याद करिए, बराबर M0 L0 T0। यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ वन भी लिखो वो बात सेम ही है। अभी एल इधर जाएगा तो माइनस की हो जाएगी, यानी बी की डायमेंशन क्या हो गई, L-1। बी की डायमेंशन निकाल ली अपन ने। ऐसी सी डी की निकालनी है। अब ये डी टी है, सेम लॉजिक जो अपन ने यहाँ लगाया, तो डी टी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, M0 L0 T0। डी की तो निकालनी है, टी क्या है, टाइम है, यहाँ पे क्या है, M0 L0 T0। टी वहां जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी, तो डी की डायमेंशन आ गई टी की पावर -1। बी की डायमेंशन आ गई, डी की डायमेंशन आ गई, अब किसकी डायमेंशन बची है, ए की। हाँ सी का तो वो काम ही नहीं है। अब ए की डायमेंशन कैसे आएगी, अब देखो भैया, ये क्या है, फोर्स है। तो यहाँ मैंने बताया था ना, फोर्स में क्या जुड़ेगा, फोर्स की टर्म ही ऐड होंगी। आ रही है आपको बात समझ में, हाँ। यानी जो फोर्स की डायमेंशन है वो बराबर है, यानी इस पूरे की डायमेंशन फोर्स के बराबर है। मैंने बताया था मास में मास ही जुड़ सकता है, वैसे फोर्स में फोर्स जुड़ सकता है, सेम फिजिकल क्वांटिटी में सेम फिजिकल क्वांटिटी जुड़ेगी। तो ए कॉस बी एक्स, इसकी डायमेंशन फोर्स के बराबर है। अब इसकी तो कोई डायमेंशन होती नहीं है कॉस के अंदर, मतलब इसकी कोई नहीं होती है, और ये पूरा भी एक नंबर ही देगा ना, कॉस -1 से 1 उसकी रेंज होती है, ये भी एक नंबर देगा, यानी तो हट गया वो। खड़ी ना बात समझ में, कॉस के अंदर कुछ भी ये होगा, ये भी डायमेंशन लेस होता है, और ये जो रिजल्ट देता है वो भी डायमेंशन लेस होता है। बस तो फोर्स की डायमेंशन ए के बराबर है, काम खत्म। तो ए की डायमेंशन फोर्स के बराबर है M-L-T-2। डी की डायमेंशन अपन ने निकाली थी T-1। डी की डायमेंशन अपन ने निकाली थी L-1। सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया आज। क्या होगा इसका आंसर, M-L² T-3। M-L² T-3 है आपका आंसर हो गया। ये लीजिए एक क्वेश्चन और दीजिए, इसमें क्या दिया, एन एक्सप्रेशन फॉर डायमेंशन क्वांटिटी पी इज गिवन बाय अल्फा बटे बीटा। ओके।
ln log to the नेशनल बेस kt अपॉन बीटा एक्स। ठीक है भाई साहब, वेयर अल्फा बीटा क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो जैसे जी एच, मतलब उसकी भी डायमेंशन हो सकती है, ये बताना चाह रहा हूँ मैं। कांस्टेंट दो टाइप के होते हैं। और एक वो जैसे, एक मैंने वो बताया था ना, डी क्यू बाई डी टी इजिकल टू, क्या बताया था मैंने, याद करो, क्या बताया था, थर्मल कंडक्टिविटी के ए डी टी बाई डी एक्स, है ना, ये टाइम था, ये हीट थी। कंफ्यूज मत होना दोनों टीमें। ऐसे ही इसका एक और याद रखो, वो स्टीफन कांस्टेंट का सिग्मा ए टी की पावर 4, ये आपका होता है स्टीफन कांस्टेंट। मैं इसका कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछ ले, ये भी कांस्टेंट हैगा। अरे आपको बात समझ में, तो डी क्यू बाई डी टी दोनों के बराबर होता है। चलिए अपन अपने सवाल पे वापस आते हैं। अपना सवाल कहाँ था, क्या कह रहा था अपना सवाल। हाँ 22 में पूछा जा चुका है ये। इसके बराबर है, एक्स क्या है, डिस्टेंस है, वो के देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है भाई साहब, टी टेम्परेचर है, लिख के रख लो कहीं पे, टी क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, वरना टाइम से वो ना हो जाए। देन डायमेंशन ऑफ ए की डायमेंशन क्या है, वो ये पूछना चाह रहा है। ए दिया कहाँ है भाई ने, अच्छा ये अल्फा को बोल रहा है ए। ठीक है भैया, तो क्या करना है अपन को, कुछ नहीं। सबसे पहले ये एलन के अंदर कुछ भी दिखे, इसको किसके बराबर करना है, उसके बराबर करना है, M0 L0 T0 भैया। पर यहाँ तो ए है ही नहीं, अरे भैया बीटा तो है ना, बीटा तो चाहिए ना, ए निकलने के लिए तुम्हें चाहिए क्या, P इजिकल टू अल्फा बटे बीटा दिया है। अगर मुझे अल्फा चाहिए तो मुझे पी और बीटा की डायमेंशन चाहिए, हाँ कि ना, यानी यही है ना। एन एक्सप्रेशन फॉर डायमेंशनल को, और ये तो उसने खुद ही बोल दिया डायमेंशन लेस से। देखो पढ़ो स्टेटमेंट ध्यान से, पहली लाइन, एन एक्सप्रेशन फॉर अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी पी, इसकी डायमेंशन भाई ने M0 L0 T0 दी है, यानी खत्म ही हो गया सवाल। बीटा बराबर अल्फा, इन दोनों की डायमेंशन सेम है, यानी बीटा की डायमेंशन निकाल लो, वही तुम्हारा आंसर है। बस, तो बीटा की डायमेंशन यहाँ से निकल आएगी। अब कैसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, के टी बराबर बीटा एक्स। भैया बीटा एक्स कैसे हो गया, अरे ये वन है ना, ये पूरा वन ही तो, वन के ही तो बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, भैया इसके डायमेंशन याद ही नहीं है। अरे कितनी बार बोला है, ई इजिकल टू काटा, तुम्हारा कट जाएगा, या कर लो डायमेंशन याद। तो यहाँ से आपकी डायमेंशन इसकी के की आ जाएगी, एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम, ml² T -2 डिवाइडेड बाई टाइम टी की पावर -1, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब देखो बच्चा, ये टी को टेम्प वो रख देगा, क्या रख देगा, टाइम, ये है आपका थीटा। यही तो चीजें ध्यान रखनी रहती है। इजिकल टू बीटा एक्स, बीटा अपन को निकालना है, एक्स क्या था, डिस्टेंस था, हाँ डिस्टेंस। बस आ गया बीटा, बीटा की डायमेंशन हो गई एम एल, यहाँ जाके एक एल से एक एल कट गया, टी -3 थीटा। देखो भाई लोग, तुम लोगों को बता रहा था कि कट जाएगा कट जाएगा, कट गया ना। हाँ मैंने यहाँ पे ध्यान से तो थीटा रख दिया, कहाँ पे, हाँ यहाँ रखा था ना अपन ने, थीटा कहाँ रखा था, ये ई, ये वाला थीटा तो अपन ने सही रख दिए ये टी की जगह। पर भूल गए कि ये के टी भी तो, ये भी तो थीटा ही होता है ना, इसको तुम टाइम कैसे रख सकते हो। अरे ये बात समझ में नहीं समझे, अरे चच्चा ये एनर्जी वाला टाइम है, और ये थीटा वाला वो है ना, ये टेम्परेचर वाला है, मैंने दोनों को ऐड कर दिया है, जब भी तो आंसर मैच नहीं कर रहा है। कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, देखो मैं फिर से बताता हूँ। बीटा और अल्फा की डायमेंशन सेम थी, ये तो पता था ना, ये दोनों बराबर हैं, वो ये यहाँ वन के बराबर है, ये तो के टी के बराबर बी एक्स, यहाँ तक क्लियर था अपना, के टी बराबर बीटा एक्स। अब गलती मुझसे ये हुई कि मुझे के टी की डायमेंशन मैंने बोली थी कि ई इजिकल टू के टी से तुम डायमेंशन निकलना, ये होती है आपकी एनर्जी ml² T -2, और मैंने इसको यहाँ टी रख के वहां माइनस का वो ले गया, जबकि टी नहीं था, ये थीटा था। समझ में आई बात, ये देखो मैं टी ले गया था ना यहाँ, तो ये गलती करी थी। तो के की डायमेंशन हो गई ml² T -2 थीटा -1, ये के की डायमेंशन है। और ये टी यहाँ गलती नहीं थी, ये अपन ने सही रखा था। तो ये टी आपका टेम्परेचर है, और ये बीटा, और ये थीटा से थीटा कैंसल, तो बीटा की डायमेंशन आ गई, ये एल से एल कैंसल, ml T -2, ये हैगा। तो भाई साहब मैं बता रहा हूँ, ये जहाँ जहाँ टेम्परेचर वर्ड हैगा, उसको तुम दो दो बार पढ़ लो, हाँ मुझसे भी गलतियां हो रही हैं, प्लीज इसका बहुत ध्यान रखिए। भैया और कितना सवाल करवाओगे, अरे तुम्हारे लिए करवा रहा हूँ, हाँ मुझे पता है तुम घर पे तो कुछ करोगे ही नहीं, इस बहाने इस पे प्रैक्टिस कर लो, हाँ ताकि मेंस में तो तुम्हारा कोई सवाल गलत ना हो। अब ये देखो, ये 2015 एडवांस में पूछा जा चुका है,
Planck constant, speed of light, gravitational constant used to form unit of length, a unit of length and a unit of mass, the relation between mgh. अब ये सब में रिलेशन पूछ रहेगा। किस किस में रिलेशन पूछ रहा है? देखो, प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये सब का यूज किया जाता है टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ लेंथ एंड अ यूनिट ऑफ मास। लेंथ और मास का एक एक यूनिट बनाने के लिए। आ रही है बात समझ में? लैंग्वेज पे फोकस करो। देखो मैं बताता हूँ। प्लैंक कांस्टेंट का प्लैंक कांस्टेंट हो गया, स्पीड ऑफ लाइट हो गया, ग्रेविटेशनल हो गया, आर यूज टू फॉर्म a unit of form a unit of length and, ठीक है, ये देखो, एंड यूनिट ऑफ मास। क्या समझ आ रहा है भाई साहब? लैंग्वेज पढ़ के, लैंग्वेज पढ़ के तो भैया कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे लैंग्वेज पढ़ के तुम्हें कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है? कि इससे लेंथ का भी यूनिट बनाया जा रहा है, मास का भी यूनिट बनाया जा रहा है। इसका मतलब है एच की पावर अल्फा। मतलब ये देखो, इससे बनाया जा रहा है तो इनको इनने, ये फंडामेंटल क्वांटिटी होगी, ठीक है? इतना तो समझ आ ही रहा होगा। हाँ भैया ये तो आ रहा है। इससे लेंथ का एक यूनिट बनाया जा रहा है, यानी एल की पावर वन है। एंड साथ में मास का भी तो यूनिट बनाया जा रहा है। अच्छा भैया, हाँ, यहाँ पे भैया एक उसने दो सवाल डाल दिए। हाँ यही तो एडवांस है, सीधे सीधे थोड़ी पूछता है, कान उसको घुमा के पकड़ने की आदत है। गामा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब बस लैंग्वेज का खेल था, यहाँ दो इक्वेशन बनी है, सॉल्व कर लो और इनमें रिलेशन निकाल लो। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? अभी अपन कहते हैं अपने आप आ जाएगी। एच की डायमेंशन क्या थी? ई इजिकल टू एच न्यू। अब तक तो भैया तुम्हें रट जानी चाहिए। हाँ, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू एच, और ये टी माइनस वन, एम एल स्क्वायर और टी माइनस वन, ये एच की डायमेंशन थी, ठीक है। एल टी माइनस वन, इसकी डायमेंशन। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की क्या थी डायमेंशन, याद करो। हाँ तो दोस्तों, जी की डायमेंशन थी एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू की पावर गामा। इस डायरेक्ट ये वाला एल इधर रहेगा। आ रहा है ना? होश पोश तो नहीं हो रहा है? वही, अब फिर से इक्वेशन बनाओ सब। एक ही चीज बार बार हो रही है। अल्फा, वही है माइनस गामा, एम, फिर उसके बाद एल। एल कितना है? टू अल्फा प्लस बीटा प्लस थ्री गामा। टी कितना है? माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस टू गामा बराबर एल की पावर वन। अब अल्फा माइनस बीटा जीरो के बराबर है, यानी अल्फा और गामा बराबर है, ठीक है भाई साहब। टू अल्फा प्लस बीटा प्लस थ्री गामा वन के बराबर है, ठीक है भाई साहब। माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस टू गामा जीरो के बराबर है। अल्फा और गामा बराबर है, ये दो बराबर है, तो इन दोनों की जगह तीन गामा रख लो बराबर बीटा। बीटा उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अल्फा और गामा बराबर है, अल्फा और गामा बराबर है, तो फाइव गामा रख लो बराबर। फाइव गामा प्लस बीटा बराबर ये है, बीटा तीन गामा के बराबर है, यानी फाइव गामा प्लस थ्री गामा बराबर वन है। सही तो कर रहा हूँ मैं? चेक करो एक बार। माइनस टू, ये माइनस थ्री गामा है, माइनस वन और माइनस टू, तो माइनस थ्री गामा होगा ना? हाँ, बीटा माया के प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस थ्री गामा होगा यहाँ, ये माइनस का थ्री गामा। तो टू गामा बराबर वन, गामा की वैल्यू आ गई हाफ। गामा भैया हाफ आ जाए, गामा हाफ है तो अल्फा हाफ है। गामा हाफ अल्फा हाफ, तो बीटा कितना है? माइनस तीन बटा दो बीटा है। यानी ये जो सवाल है, कहाँ आया ये सवाल? सोल्व होके आया है एच की पावर अल्फा, यानी एच की पावर अल्फा हाफ सी की पावर बीटा, यानी माइनस थ्री बाई टू, जी की पावर गामा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? एल रूट एच के प्रोपोर्शनल है, सही है। सी सही है। एल रूट जी के प्रोपोर्शनल है, सही है। डी सही है। ये मल्टीपल मल्टीपल वो था अपना करेक्ट वाला, एडवांस का सब वो था ना। एडवांस में मल्टीपल तो आती ही है। और इसको भी चेक कर लो भाई, लगे हाथ। अरे यार भैया, अरे भैया आलस मत कर यार, कर लो फटाफट। एच एच की डायमेंशन क्या है? एम एल टू टी माइनस वन अल्फा। ये तो सेम वही है, सेम वही इक्वेशन बनेंगी। एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू गामा। मुझे लगता है ये पहली इक्वेशन से काम हो जाएगा, जिसमें एम की पावर अल्फा माइनस बीटा
ये 1 के बराबर थी। नहीं, इस बार इक्वेशन चेंज हो जाएंगी, इस बार यहाँ 0 था, यहाँ ये 1 रहेगा, यानी अलग अलग वैल्यू आएंगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लो, उसमें क्या है। तो 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 3 गामा, इस बार ये L 0 हो जाएगा। ठीक है भाई साहब। और T भी 0 हो जाएगा। हाँ, इधर M है ना सिर्फ, L 0 है और T 0 है, तो T की पावर भी 0 हो जाएंगी। T की पावर क्या थी, -अल्फा माइनस बीटा -2 गामा। देख रहा हूँ ना, मैं यहाँ की पावर उठा के इन नंबर के बराबर रख रहा हूँ। और ये बात समझ में, क्योंकि यहाँ भी वही पावर बनेंगी ना, ये तीन चीजें तो सेम ही है। ये तीन चीजें और ये तीन चीजें सेम ही है। ज्यादा समझ नहीं आ रहा है तो तुम वही हाथ चला लो, पेन, थोड़ा पेन चला लो। अब भैया क्या करना है, अब इन दोनों को वो करो, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करने से बीटा बीटा कैंसिल हो रहा है। 2 अल्फा में से 1 अल्फा गया, अल्फा। 3 गामा में से ये गया, प्लस का गामा बराबर 0। और ये वाली इक्वेशन यहाँ लिखो, ये बराबर बने, इन दोनों को फिर ऐड करो, 2 अल्फा। इस बार अल्फा हाफ के बराबर है, अल्फा हाफ हैगा तो गामा भी आपका कितना होएगा। अगर ये हाफ है तो ये कितना होगा मेरे भाई, हाफ माइनस गामा इजिकल टू 1, माइनस हाफ होगा। हाँ, ये माइनस हाफ हो जाएगा। और बीटा बीटा के लिए यहाँ पुट करो वैल्यू। देखिए इसमें से हो रहा है क्या ऑप्शन, m√c। सी की पावर क्या थी, सी की पावर बीटा थी, और बीटा की वैल्यू क्या निकल के आई है, बीटा निकालनी पड़ेगा। -अल्फा माइनस हाफ माइनस बीटा तो निकालना ही है। और माइनस माइनस +2 गामा बराबर, ये चीज़ किसका बराबर थी भाई, 0 के बराबर थी, ये चीज़ 0 के बराबर थी। करो जल्दी जल्दी सॉल्व। ये बीटा बराबर 1 में से गया हाफ, बीटा की वैल्यू हाफ आ रही है, यानी ए ऑप्शन सही है आपका, ए ऑप्शन भी सही है। और ए ऑप्शन सही है तो फिर M G के बराबर हो, जी क्या था अपना, गामा था, गामा की वैल्यू माइनस हाफ आ रही है, उसने दिया √G, तो ये गलत हो गया बी ऑप्शन। तो A C D इस एडवांस के सवाल के आंसर होते। देखा आपने, लास्ट वाला सवाल टफ नहीं था, बस थोड़ा कैलकुलेटिव था भैया, वो एडवांस इतना तो आप पूछ ही सकता है, नाम भी तो एडवांस है। अब देखिए ये 2022 का एडवांस का क्वेश्चन हैगा, इसमें क्या किया है। हाँ तो दोस्तों देखिए, 22 का एडवांस का सवाल, क्या बोला गया है यहाँ पे, इन अ पर्टिकुलर सिस्टम फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक चार्ज मास प्लैंक कांस्टेंट कूलम्ब कांस्टेंट। ठीक है भाई साहब, तो बी बराबर भाई ने बोला है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लैंक कांस्टेंट, और ये के क्या है आपकी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की पावर डेल्टा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है, E T की पावर अल्फा। मास तो M ही होता है, मास बीटा। ये अपन तब से निकालना है, अब तक तो याद हो जाना चाहिए। क्या है भाई इसका, बताओ जल्दी। क्या है इसका, mL²T-1। ये अपना एच का वो आ गया। के कैसे निकलेगा, के है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वो याद करो, कुलम्स लॉ क्या होता था, के F = K Q1 Q2/R²। Q1 Q2/R², तो अपन को के की डायमेंशन चाहिए। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स mL T-2 इंटू रेडियस, ये यहाँ चला जाएगा, ये A²T², ये के की डायमेंशन हो गई, यानी M e⁻², L⁻3, T⁻⁻4, इसकी पावर डेल्टा। अब भाई बी, हाँ ये है कि चीज, अब बी कैसे निकालोगे तुम, तो बी तुम ऐसे निकाल लो। बी होता है अपना मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बताया था ना, F = QE, वैसे आप मैग्नेटिक फील्ड के याद लिख लीजिए, F = BIL, बिल। ठीक है, ये मैग्नेटिज्म में आप पढ़ोगे, I × L×B होता है। तो अपन को अभी तो डायमेंशन से मतलब है, फोर्स mL T-2, ये बी, आई का डायमेंशन ए, और ये एल से एल कैंसिल, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन हो गया M T-2, और ए उधर जाएगा तो -1। अगली बात समझ में, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाली मैंने। ठीक है, अब क्या करना है, बस इक्वेशन बनाओ, करो। एम यहाँ पे कितना है, बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर, ये बराबर यहाँ 1। एम के बाद ए कितना है यहाँ, अल्फा
फिर ए कितना है, ये -2, और ये बराबर है -1 के। ठीक है, टी टी किसके बराबर है, अल्फा माइनस गामा। टी देख रहे हैं अपन, ठीक है, -4 डेल्टा है। टी बराबर है -2 के, और एल 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 2 गामा +3 डेल्टा बराबर है 0 के। अब देखिए क्वेश्चन में अपन से पूछा था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये बताइए। अगर आप देखें तो ऑलरेडी, अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, यहाँ सिर्फ अल्फा को अगर मैं ऐड कर दूं तो जो क्वेश्चन में दिया है वो बन रहा है, अल्फा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा 1 + अल्फा के बराबर है। यानी ये पूरे की वैल्यू 1 + अल्फा के बराबर है। यानी अब मुझे सिर्फ अल्फा मिल जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा। अब इन तीन इक्वेशन से आप अल्फा निकालिए। कैसे निकालेंगे, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। जैसे मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर मैं उसको 2 से इंटू करूँ और इसके साथ ऐड कर दूँ तो मेरा काम हो सकता है। जैसे 2 से इंटू करा तो ये 2 अल्फा -2 गामा -4 डेल्टा बराबर -4, और ये था 2 गामा +3 डेल्टा बराबर 0। अब इसको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 अल्फा, गामा से गामा कैंसिल, माइनस डेल्टा बराबर -4। अब ये इक्वेशन को, सेकेंड इक्वेशन को इसके साथ जोड़ दीजिए। अल्फा -2 गामा, ये कौन सी इक्वेशन है, सेकंड वाली, बराबर -1। आ रहा है कुछ समझ में कि सब ऊपर से जा रहा है। अब ये जुड़ेगी भी नहीं। अब एक वो सेम करके, तो उनको अल्फा चाहिए ना, अल्फा चाहिए तो इसको -2 से इंटू करके इसके साथ जोड़ दो। ठीक है, तो -2 से इंटू करेंगे तो ये -4 अल्फा हो जाएगा, ये +2 ये हो जाएगा, और ये +8 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, इस वाली इक्वेशन को 2 से इंटू करा है। अरे यार, तुम खुद पेन चलाओ, तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा। -3 अल्फा, मैं इसलिए वो कितने आराम आराम से कर रहा हूँ कि यहाँ गलती पड़ेगी बहुत महंगी। 8 में से 1 जाएगा, 7 बचेगा। अब मैंने बोला था ना, यहाँ गलती पड़ेगी बहुत महंगी। पड़ गई भाई, महंगी पड़ गई। जब इसको तुम 2 से इंटू कर रहे हो तो ये 4 का 4 ही रहेगा क्या, हुआ है ना सारा पूरा गलत। हाँ, फिर से करो, फिर से करो। क्या करना है, इस पूरे को 2 से इंटू करना है, तो ये 2 अल्फा -2 गामा -8 डेल्टा बराबर -4। ठीक है, इसको 2 से इंटू करना है और ये चीज़ को -2 से इंटू करना है। नहीं, रुक जाओ, पहले ये जोड़ना है, 2 गामा +3 डेल्टा बराबर 0। क्या इक्वेशन, 2 अल्फा -5 बराबर -4। अब क्या करना है भाई, अब ध्यान से देखो। अब ये इक्वेशन को 2 से इंटू करके इसके साथ जोड़ो, ये वाली इक्वेशन को। थोड़ा बस, थोड़ा वो रख लो, काम बस होने वाला है। 2 से इंटू करूँगा मैं, 2 अल्फा आएगा, -4 वो आएगा, -2 आएगा। अब साइन चेंज करके जोड़ दो, प्लस माइनस कैंसिल, ये 2 के बराबर है, और ये अगर 2 के बराबर है तो यहाँ से मुझे कहाँ से, ये इसी इक्वेशन से अल्फा -2 दूनी 4 बराबर -1, 4 में से 1 गया, 3 अल्फा की वैल्यू 3 आ गई है। तो मेरा आंसर है 1 + 3 4। एडवांस 22 का क्वेश्चन था, जिसका कट ऑफ सबसे कम गया था, 54 मार्क्स था शायद जनरल का, अब तक का सबसे कम। मतलब तो सोचिए यूनिट डायमेंशन से कितना लेंदी सवाल। आप लेवल का अंदाजा लगा रहे होंगे, मतलब समझ पा रहे होंगे कि बच्चों से कहाँ कहाँ गलती हुई होगी, इसलिए कट ऑफ इतना कम गया है। तो एडवांस है भाई, मेहनत तो लगेगी। देखिए दोस्तों, क्यों कहा जाता था कि PYQ करिए, PYQ इज मस्ट। आप ये क्वेश्चन देखते सही आपको एहसास हो गया होगा कि PYQ क्यों मस्ट है। मैं आपको पुनः पीछे वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ ना। ये देखिए, अभी उसने ये दिया था की पावर अल्फा, ये एच की पावर, और के, और वो के के अंदर एप्सिलॉन नॉट था ना। इस क्वेश्चन में उसने क्या चेंज किया है, सिर्फ इतना कि इसको ई की पावर अल्फा बोल दिया है, एप्सिलॉन नॉट बी की पावर। यहाँ उसने वो मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया, मतलब ये उस वाले से थोड़ा
उसने आसान कर दिया है। ये एडवांस 23 का क्वेश्चन हैगा। एडवांस 2023 ये पूछा गया था, बताइए। अब आप खुद देखिए और खुद बताइए। अब ये तो कर ही सकते हैं ना, हाँ। ये 80 की पावर अल्फा हो गया। एप्सिलॉन नॉट अपन ने निकाला ही था ऊपर। कितना निकला था, देख लेते हैं अपन। ये था आपका एप्सिलॉन नॉट। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि ये के की वैल्यू तो के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये चेंज हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा यहाँ M-1 A2L-3 T⁴ और H इसकी पावर बीटा। H तो बच्चे बच्चे का रटी गया है। ML2T-1 पावर गामा और CL-T-1 की पावर डेल्टा। अब इस चीज को वो क्या करने के लिए कह रहेगा, इसको भाई ने बोल दिया डायमेंशन लेस क्वांटिटी के बराबर, यानी M0L0T0। पिछली बार यहाँ मैग्नेटिक फील्ड थी, इस बार उसने वो हटा दी है। सेम वो इक्वेशन, बस इस बार इक्वेशन चेंज हो जाएंगी। सेम कॉन्सेप्ट, इसलिए कहते हैं एडवांस में कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, एग्जैक्ट सवाल नहीं हो। ये तो 80% मुझे वैसे ही सवाल लग रहा है। तो बच्चा याद करके गया होगा, समझ के गया होगा, उसकी चांदी चांदी। तो बस M की पावर ये यहाँ पे माइनस बीटा, यहाँ पे गामा, और ये बस बराबर 0। M यहाँ से एक ही आ रहा है। और इक्वेशन ए की पावर में अल्फा, ए की पावर में 2 बीटा, ए की पावर यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, बराबर उधर 0। तीसरी इक्वेशन ए टी की पावर अल्फा, टी की पावर 4 बीटा। क्या कर रहा हूँ मैं, टी की पावर अल्फा प्लस टी की पावर 4 बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा बराबर 0। और एक और क्या बच रही है, एल बच रहा है शायद से, है ना। हाँ, -3 बीटा, -3 बीटा और +2 गामा प्लस डेल्टा बराबर 0। अब यहाँ से निकालो, सॉल्व करो। ये 4 इक्वेशन में खिलवा रहा है वो, खेलते जाओ, करते जाओ। जैसे कि मुझे समझ आ रहा है, इन दोनों को ऐड करने से ये एलिमिनेट हो रहा है। करो भाई इसको एलिमिनेट, इन दोनों को ऐड करने से मेरे पास जो इक्वेशन बन के आ रही है वो आ रही है अल्फा 4 बीटा में से गया प्लस बीटा 2 में से ये गामा गया, एक गामा बचेगा, 2 में से एक जाएगा, एक बराबर 0। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। अब यहाँ से देखो क्या एलिमिनेट हो रहा है, यहाँ से मेरे ख्याल से इसको 2 से इंटू करो, इंटू 2 -2 बीटा। भैया आपने 2 से इंटू क्यूब करा, अभी समझ आ जाएगा, ताकि इन दोनों को जब मैं ऐड करूँ तो बीटा एलिमिनेट हो जाए। अब देखो, अब इन दोनों को ऐड करो, बीटा एलिमिनेट हो रहा है, तो अल्फा +2 गामा बराबर 0, यानी अल्फा बराबर आ गया -2 गामा के। वो यही वो ऑर्डर पूछ रहा था ना, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा गामा और इसका ऑर्डर। तो किसी को भी कुछ भी बोल दो, अपने आप वो निकल के आ जाएगा। जैसे कि तो ये एन के टर्म्स में है, जैसे अगर मैं गामा को एन बोल देता हूँ, लेट से, ये मैंने ऑप्शन देख के वो करा है, गामा को लेट से गामा बराबर एन, ये आप खुद ही देख सकते हैं ना। इसको अगर मैं एन बोलता हूँ तो ये देखो अल्फा -2 गामा के बराबर है, यानी ये ऑटोमेटिकली -2 एन के बराबर हो गया है। और बस ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये एन के बराबर है। ये भाई ने खुद बोला है किसके बराबर है, -2 एन के बराबर। इस इक्वेशन से, ये वाली इक्वेशन से अल्फा -2 एन के बराबर हो गया, प्लस बीटा बराबर 0। तो बीटा यहाँ से -n बाहर आके प्लस का n हो जाएगा। बीटा आपका n के बराबर हो गया है, बीटा n के बराबर है, तो डेल्टा तो फिर निकल ही आएगा इस इक्वेशन से। अरे किसी भी इक्वेशन से निकाल लो, 4 इक्वेशन है। -3n +2n, गामा को मैंने n बोला, प्लस डेल्टा बराबर 0, -n प्लस डेल्टा बराबर n। ये आपका आंसर हो गया ये। हाँ तो दोस्तों, जैसा आपने देखा, अपन ने आखिरी में कुछ एडवांस के सवाल किए। आप फील कर पा रहे होंगे एडवांस के सवाल भी किए जा सकते हैं, इतने कोई टफ नहीं रहते हैं ये। तो
वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अपन इसको एंड करते हैं। अपना एरर्स और इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट बचा है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो बहुत छोटा सा है। मतलब मेनली अपना एरर्स और इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट बचा है। तो थैंक यू दोस्तों, अपना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।